आपको याद रखना है 2-3 चीजें। कैसे? एक टर्म है प्रियॉन्स या एक टर्म है विरोइड्स। ध्यान से देखिए, विरोइड्स, एक टर्म है प्रियॉन्स, ठीक है, ओके। एक टर्म है विरोइड, एक टर्म है प्रियॉन्स, और एक टर्म जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वायरसेस। कैसे इन तीनों के बारे में आपको कभी कभी दे देता है प्रियॉन्स और विरोइड में अंतर लिखिए, है ना, तो मेंस एग्जामिनेशन के अंदर। तो सबसे पहले और सबसे बेसिक आपको क्या जानना है, देखिए जो वायरसेस हैं, वायरसेस, क्योंकि ये हम आपको एक बार बता दें उसके बाद आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अगर हम वायरसेस की बात करें तो अभी अभी जो हम लोग वायरसेस पढ़ रहे हैं, वायरसेस में क्या है, ये न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं। ये न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं, मतलब इनका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बना है। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, मतलब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों होता है, ठीक है। डीएनए होगा या आरएनए होगा, बताया था हमने आपको, है ना। इसके बाद ये प्लांट डिजीज भी कॉज करते हैं और एनिमल डिजीज भी कॉज करते हैं। क्लियर? प्लांट डिजीज भी कॉज करते हैं और एनिमल डिजीज भी कॉज करते हैं। विरोइड की बात करें, डिस्कवरी से रिलेटेड चीजें अभी आपको बताते हैं। विरोइड की सबसे खास बात यह है, यहां ओनली न्यूक्लिक एसिड होता है, ओनली न्यूक्लिक एसिड, नो प्रोटीन, नो प्रोटीन कोट, नो प्रोटीन कोट, है ना। दूसरी चीज, न्यूक्लिक एसिड में भी क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और वो भी लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए, लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, वो भी लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए। एंड ओनली प्लांट डिजीज, ये केवल प्लांट डिजीज कॉज करते हैं, ठीक, इसीलिए इनको प्लांट वायरसेस के नाम से भी जाना जाता है, प्लांट वायरसेस, ठीक। अगर प्रियॉन्स की बात करें तो ओनली इन्फेक्शियस प्रोटीन है, ये इन्फेक्शियस प्रोटीन है, ठीक है। नो रोल ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यहां न्यूक्लिक एसिड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक। और जो प्रोटीन है वो कैसी होती है, एबनॉर्मली इनफोल्डेड प्रोटीन, एबनॉर्मली इनफोल्डेड प्रोटीन, ठीक है। और ओनली एनिमल वायरस, ओनली एनिमल डिजीज, इसीलिए इसको एनिमल वायरसेस के नाम से जानते हैं, एनिमल वायरसेस, या इसी को स्लो वायरस भी कहते हैं, स्लो वायरस, स्लो वायरस के नाम से जानते हैं। स्लो वायरस क्यों है अभी बताएंगे आपको। तो कभी भी आपको कंपैरेटिव स्टडी करनी होती है, कंपैरेटिव स्टडी में एक बार देख लीजिए, कंपैरेटिव स्टडी में एक बार देख लीजिए, यहां न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों है, डीएनए या आरएनए दोनों में से कोई भी हो सकता है, प्लांट डिजीज और एनिमल डिजीज पढ़ा भी दिया है, प्लांट डिजीज एनिमल डिजीज दोनों कॉज करते हैं। इसमें केवल न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन नहीं होता, इसीलिए इसको विरोइड कहते हैं, मतलब प्रोटीन अवॉइड, कैप्सिड अवॉइड, इसलिए विरोइड के नाम से जानते हैं, ठीक है। केवल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है यहाँ पे, वो भी लो मॉलिक्यूलर वेट, याद रखना। ये केवल प्लांट डिजीज कॉज करता है, और सबसे पहले इसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो हमने आपको बताया था इसकी डिस्कवरी की थी टीओ डाइनर ने। किसने? टीओ डाइनर ने। और जिस प्लांट डिजीज की इन्होंने खोज की थी, पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिजीज, पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिजीज, इसके बारे में आगे अभी आपको बताते हैं, ठीक। और क्रिसैंथेमम स्टंट डिजीज, इसके बाद कुछ और भी डिजीज हैं जिसको क्रिसैंथेमम स्टंट डिजीज भी कहा जाता है, क्रिसैंथेमम स्टंट डिजीज भी कहा जाता है। एक्चुअली पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिजीज इसलिए कहते हैं, इन्होंने देखा कि जो आलू है नॉर्मल शेप से, आलू जो है ना वो नॉर्मल शेप से काफी लंबा हो जाता है, स्पिंडल शेप हो जाता है, तब इन्होंने ऑब्जर्व किया कि इसमें कुछ तो ऐसा है। बाद में जब उन लोगों ने उसका एक्सट्रैक्ट निकाला तो वहां से उनको केवल कुछ आरएनए के मॉलिक्यूल दिखाई दिए, प्री आरएनए,
तब इन्होंने कहा कि ये विरॉइड है, प्रोटीन अवॉइड है इसमें, है ना, लैक ऑफ प्रोटीन है, केवल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए दिखाई दिए, उनको विरॉइड कहा गया। केवल प्लांट डिजीज कॉज करते हैं। अभी तक लगभग 30 विरॉइड्स की डिस्कवरी हो चुकी है, 30 विरॉइड्स की डिस्कवरी हो चुकी है। प्रियॉन्स की डिस्कवरी की थी प्रूजिनर ने। किसने? प्रूजिनर ने। और इनको नोबेल प्राइज भी मिला था मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी में। और इन्होंने देखा कि अभी इसके बारे में प्रियॉन्स ही बताते हैं आपको, प्रियॉन्स बताते हैं एबनॉर्मली इनफोल्डेड प्रोटीन, ये केवल एनिमल डिजीज कॉज करता है, केवल और केवल एनिमल डिजीज कॉज करता है, किसी प्लांट में डिजीज नहीं कॉज करते, ठीक है। और ये वायरस का इनक्यूबेशन पीरियड काफी ज्यादा होता है। इनक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या है? जब ये इन्फेक्शन, जब ये एंटर होते हैं होस्ट में, तब से लेके इनका सिम्टम आने में कई साल लग जाते हैं। मतलब इंक्यूबेशन पीरियड इज वेरी स्लो, लाइक एचआईवी के जानते हैं ना, इंक्यूबेशन पीरियड बहुत आप कह सकते हैं कि लंबा होता है ना, 5-10 साल इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो इसी तरीके से इनका भी इंक्यूबेशन पीरियड, सिम्टम आने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए इसको स्लो वायरस भी कहते हैं, इसलिए इसको स्लो वायरस भी कहते हैं। प्रमोद कुमार, व्हाट इज विरियॉन? विरियॉन इज अ कंप्लीट इन्फेक्शियस वायरस पार्टिकल। कंप्लीट इन्फेक्शियस वायरस पार्टिकल को ही विरॉन कहते हैं, ठीक। अब कभी एक डाउट भी क्लियर कर दें तो देखिए, एक बार पहले क्या है इसको समझ गए आप, यहाँ केवल न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन नहीं है, यहाँ केवल प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड नहीं है, ये केवल प्लांट डिजीज कॉज करता है, ये केवल एनिमल डिजीज कॉज करता है, इसको प्लांट वायरस कहते हैं, इसको एनिमल वायरस कहते हैं, ठीक है। ये प्लांट और एनिमल दोनों में डिजीज कॉज करते हैं। इनमें डीएनए आरएनए दोनों हो सकता है, मतलब दोनों में से कोई भी हो सकता है, दोनों साथ नहीं होंगे, ठीक। यहाँ न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन दोनों होते हैं। आर यू गेटिंग ईच एंड एवरी थिंग? ओके। एक टर्म ये है, कभी कभी लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज विरियॉन? विरियॉन्स क्या है एंड व्हाट इज, ये भी दिमाग में आ रहा होगा। विरुसॉइड क्या है, ये भी आ रहा होगा दिमाग में, है ना। विरुसॉइड क्या है, विरियॉन क्या है? एक्चुअली विरियॉन इज द स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस वायरस, सबसे स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस वायरस या कंप्लीट इन्फेक्शियस वायरल पार्टिकल को ही विरियॉन कहते हैं। विरियॉन कोई फॉरेन टर्म नहीं है, ये अलग से कहीं से नहीं आया है, ठीक। अच्छा, विरुसॉइड क्या है? विरुसॉइड के बारे में बता दें आपको, कभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है विरुसॉइड क्या है। तो आप ऐसे देखिए, विरॉइड वर्सेस विरुसॉइड, ऐसे देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। विरॉइड वर्सेस विरुसॉइड देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। विरॉइड में क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इसका मॉलिक्यूलर मतलब जेनेटिक मटेरियल है, नो प्रोटीन, है ना, बट सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, ये खुद से रेप्लिकेट करते हैं ये होस्ट के अंदर, सेल्फ रेप्लिकेशन इनसाइड होस्ट, ये होस्ट के अंदर खुद रेप्लिकेट करते हैं, ठीक। लेकिन जो विरुसॉइड है ना, इसमें क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इसका भी जेनेटिक मटेरियल है, नो प्रोटीन, इसमें प्रोटीन इसमें भी नहीं है, ठीक। नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग, अपने से रेप्लिकेट नहीं कर पाते, नीड अ हेल्पर वायरस, इनको हेल्पर वायरस की जरूरत पड़ती है, मतलब इनको रेप्लिकेट करवाने के लिए कोई और वायरस की जरूरत पड़ती है, एक हेल्पर वायरस की जरूरत पड़ती है। दिस इज वेरी वेरी IMP, नीड अ हेल्पर वायरस, ठीक है। क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत बताइए? सबको क्लियर हो गया? सबको क्लियर? कोई दिक्कत? प्रियॉन्स, विरॉइड, विरियॉन, विरुसॉइड,
आज के बाद कभी नहीं भूलेंगे ना? बताइए फटाफट। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? ओके। क्लियर। नेवर। अब आइए लास्ट 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 आपको बता दें प्रियॉन्स के बारे में। प्रियॉन्स क्या होते हैं? ठीक है, सबसे पहले आप एकदम एकदम अटेंटिव होके सीखना है, एकदम शांति से अटेंटिव होके सीखना है, नोट करते हुए। देखिए, एक्चुअली ह्यूमन में, मेरी बात को ध्यान समझना, ह्यूमन में जो क्रोमोसोम हमारा 20 क्रोमोसोम होता है, ये कैसा है? 20वां क्रोमोसोम। 20वां क्रोमोसोम, ठीक, 20वां क्रोमोसोम। अच्छा, इसमें भी लिख लेना, कभी कभी आपसे ये पूछ देता है कि ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड विरॉइड है ना, विरॉइड में जो आरएनए है, आरएनए में लगभग 350 न्यूक्लियोटाइड्स का होता है। बहुत छोटा होता है, 350 न्यूक्लियोटाइड होते हैं इसमें, ठीक, काफी छोटा होता है। 20वां जो क्रोमोसोम है ह्यूमन में, इस 20वें क्रोमोसोम पे एक जीन होता है। ये क्या है? एक जीन है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। और ये एक प्रोटीन कोड करता है, ये जीन। इस प्रोटीन को PRPC के नाम से जानते हैं। PRPC के नाम से जानते हैं। सी का मतलब ये नॉर्मल सेलुलर प्रोटीन है, नॉर्मल सेलुलर प्रोटीन। किसी भी जीन को, किसी भी जीन को, मेरी बात को एकदम अच्छे से समझना, PRP जीन है ये जीन को भी PRP जीन कह सकते हैं आप, PRP जीन, PRPC। किसी भी नॉर्मल सेलुलर जीन को ऊपर C लिख दिया जाता है, ठीक है? नॉर्मल सेलुलर जीन को ऊपर क्या लिख दिया जाता है? C लिख दिया जाता है, मतलब ये दिखाने के लिए कि ये नॉर्मल है। लेकिन कभी क्या हुआ, इसमें कोई म्यूटेशन हो गया, इसने नॉर्मल नॉर्मल प्रोटीन बनाई, ये नॉर्मल प्रोटीन में कोई म्यूटेशन हो गया, ठीक है? या किसी भी तरीके से ये प्रोटीन, मान लीजिए जब नॉर्मल थी, एक मिनट जस्ट, नॉर्मल प्रोटीन ये जब है ना, मेरी बात को एकदम अच्छे से समझना, जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक ये नॉर्मल है तो ये प्रोटीन होती है अल्फा हेलिकल प्रोटीन। कैसी होती है? अल्फा हेलिकल प्रोटीन होती। दिस प्रोटीन इज अल्फा हेलिकल प्रोटीन। जस्ट अ मिनट। सेंस है? इस प्रोटीन को क्या कहते हैं? अल्फा हेलिकल प्रोटीन कहते हैं। और अल्फा हेलिकल प्रोटीन जो है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो अल्फा हेलिकल प्रोटीन है, दैट एक्सप्रेस, आपको हमने हमेशा बताया है, एक्सप्रेस इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये किस पे एक्सप्रेस होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। और क्योंकि आपको पता है, जब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको पढ़ा रहे थे, तो हमने कहा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन होती है जनरली अल्फा हेलिकल प्रोटीन होती है। कैसी होती है? अल्फा हेलिकल प्रोटीन। मतलब ये कैसी है? जब तक ये नॉर्मल प्रोटीन है वो अल्फा हेलिकल प्रोटीन होती है। क्लियर? मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मतलब एक्सप्रेस इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑन सरफेस, ऑन सरफेस, मेम्ब्रेन के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। और किस पे? इन न्यूरॉन्स, या आप लिख सकते हैं ऑन सरफेस ऑफ न्यूरॉन, सरफेस ऑफ न्यूरॉन्स। जो हमारी नर्व सेल्स है ना, नर्व सेल के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके सरफेस में ये प्रोटीन होती है, जस्ट ट्रांसपोर्ट वगैरह का काम करती है और कुछ नहीं। तो सरफेस में अगर कोई, मतलब मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन है वो क्या करती है? ट्रांसपोर्ट का, या मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो आप कह सकते हैं कि इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू मेम्ब्रेन
एंड ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्ट। समटाइम ये ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले करता। अभी आपको नॉर्मल प्रोसेस समझ आ गया? नॉर्मल प्रोसेस समझ आ गया? ठीक है। अब क्या हुआ, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब ये नॉर्मल प्रोसेस तो हमें समझ में आ गया। अब ये जो पीआरपी नॉर्मल प्रोटीन है, पीआरपी नॉर्मल प्रोटीन, नॉर्मल प्रोटीन, ठीक, जिसमें आप कहेंगे कि ये कहां पे होती है? नर्व सेल के मेम्ब्रेन में होती है, मेम्ब्रेन में, जो कि मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है। इसमें कोई क्या हो गया, किसी भी तरीके का म्यूटेशन सपोज करिए हो गया, और ये नॉर्मल प्रोटीन अब ये इनफोल्ड हो जाती, एबनॉर्मली इनफोल्डेड हो जाती, एबनॉर्मली इनफोल्डेड हो जाती है। कैसी हो जाती है? एबनॉर्मली। और बिल्कुल पहले ये कैसी थी प्रोटीन? पहले कैसी थी? अल्फा हेलिकल थी, अल्फा हेलिकल। अब ये जानते हैं ये बीटा प्लीटेड शीट में कन्वर्ट हो जाती है, बीटा प्लीटेड प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती है, और ये लगभग लगभग ग्लोब्यूलर हो जाती है, या आप कह लीजिए जितने बीटा प्रोटीन्स होते हैं वो शीट मतलब प्लेट लाइक होते हैं, एंड दैट विल नॉट एबल टू स्टे इन द मेम्ब्रेन। अब वो मेम्ब्रेन में नहीं रह पाते, और मेम्ब्रेन में नहीं रह पाते तो ये डिपॉजिट होने लग जाते हैं किसमें? साइटोप्लाज्म में। ये आ गए साइटोप्लाज्म। किसमें आ गए? साइटोप्लाज्म में आ गए। समस्या है? ठीक है। ये इसको हम इस प्रोटीन को, बीटा प्लीटेड प्रोटीन जो है, इसको बीटा एमीलॉइड प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं, एमीलॉइड प्रोटीन, बीटा एमीलॉइड प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये डिपॉजिट होने लगा किसमें? नाउ डिपॉजिटेड इन साइटोप्लाज्म ऑफ नर्व सेल, साइटोप्लाज्म ऑफ नर्व सेल। ये नर्व सेल के साइटोप्लाज्म में डिपॉजिट होने लग जाता है। अब क्या हुआ, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। नर्वस सिस्टम पढ़ाते टाइम हमने आपको कहा था कि जो दो तरीके के न्यूरॉन्स होते हैं, मतलब एक उसमें माइक्रोग्लियल सेल होता है। माइक्रोग्लियल सेल ये क्या है? ये फैगोसाइटिक सेल ऑफ ब्रेन या फैगोसाइटिक सेल ऑफ न्यूरॉन। इसका काम ही है, कोई एबनॉर्मल चीज दिखेगी ब्रेन के अंदर तो उसको खा जाएगा। माइक्रोग्लियल सेल ने देखा ये तो कुछ अजीब सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये तो नॉर्मल चीज है ही नहीं, क्योंकि कुछ एबनॉर्मल प्रोटीन इकट्ठी हो रही है ब्रेन या न्यूरॉन के अंदर, है ना। तो माइक्रोग्लियल सेल आके इसको खाना स्टार्ट कर देगा। जब माइक्रोग्लियल सेल ऐसे न्यूरॉन को खाना स्टार्ट कर देगा तो नर्व सेल डीजनरेट होने लग जाएंगी। ऑब्वियस सी बात है, ये प्रोटीन पहले मेम्ब्रेन में थी, नाउ दिस प्रोटीन इज गोइंग टू बी एक्यूमुलेट इन साइड द साइटोप्लाज्म, एंड इस तरीके के न्यूरॉन्स माइक्रोग्लियल सेल को फॉरेन नजर आएंगे, है ना, अलग से न्यूरॉन नजर आएंगे, एंड माइक्रोग्लियल सेल विल स्टार्ट फेगोसाइटोज दैट सेल्स, ठीक है, उसको फेगोसाइटोसिस करना स्टार्ट कर देंगे। जब उसको फेगोसाइटोसिस करना स्टार्ट कर देंगे तो इसी को हम कहते हैं न्यूरो डिग्रेडेटिव या न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर। क्या स्टार्ट हो जाएगा? न्यूरो डीजनरेशन, न्यूरो डीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। जब न्यूरो डीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा, इसी को हम लोग कहते हैं किसी भी तरीके की प्रोटीन, है ना, जो एबनॉर्मली फोल्ड हो गई है उसको हम प्रियॉन कहते हैं। किसी भी तरीके की प्रोटीन जो एबनॉर्मली फोल्ड हो जाती है उसको प्रियॉन कहते हैं, और प्रियॉन जो एबनॉर्मली फोल्ड है उसको PRPSC से डिनोट करते हैं। अब SC आप कहोगे S कहां से आया? S कहां से आया? तो ये जो SC है ना, सब इसका मतलब है स्क्रैपी डिजीज। स्क्रैपी डिजीज, स्क्रैपी डिजीज सबसे पहले इसकी डिस्कवरी भेड़ में हुई थी, शीप में हुई थी, और स्क्रैपी डिजीज की डिस्कवरी सबसे पहले शीप में हुई थी। इसीलिए इसको हम डिनोट किससे करते हैं? PRPSC से डिनोट करते हैं। किसी भी एबनॉर्मली फोल्ड प्रोटीन को जिसको प्रियॉन कहते हैं उसको हम PRPSC कहते हैं।
और जानते हैं ये जो बीटा एमिलॉइड प्रोटीन है ना, इसको कोई भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम डिग्रेड नहीं कर पाता। दिस इज द प्रोटीएज रेजिस्टेंट प्रोटीन। अब आपको एक प्रोटीएज रेजिस्टेंट, इसको कोई प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम डिग्रेड ही नहीं कर पाता है, ये इतना हाईली रेजिस्टेंट होता है, इसको प्रोटीएज रेजिस्टेंट प्रोटीन भी कहा जाता है। और हमने देखा है कि बहुत सी बुकों में बहुत से लोग पीआरपी को प्रियॉन प्रोटीन पढ़ा देते हैं, उनका वो कहते हैं पीआरपी मतलब प्रियॉन प्रोटीन, प्रियॉन प्रोटीन नहीं, पीआरपी का फुल फॉर्म है प्रोटीएज रेजिस्टेंट प्रोटीन, प्रोटीएज रेजिस्टेंट प्रोटीन है ना। ये क्या है? प्रोटीएज रेजिस्टेंट प्रोटीन है ना। जैसे एटीएम का फुल फॉर्म एनी टाइम मनी दिख रहा है भाई, ऐसे बता दिए, इसलिए पीआरपी का फुल फॉर्म प्रियॉन प्रोटीन बता दिए, पीआरपी। लेकिन आपको पता होना चाहिए ये प्रोटीएज रेजिस्टेंट प्रोटीन होती है। आर यू गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग? समझ आ गया? समझ आ गया? प्रियॉन्स के बारे में समझ आया क्या? ये बताइए। एकदम स्टार्टिंग से हमने आपको बताया कि जो नॉर्मल, हमारी जो नॉर्मल क्रोमोसोम होता है 20वां क्रोमोसोम, उस पे एक जीन होता है, नॉर्मल प्रोटीन कोड करता है, ठीक है, इसको नॉर्मल सेलुलर प्रोटीन कहते हैं। और ये प्रोटीन अल्फा हेलिकल प्रोटीन बना है जो कि मेम्ब्रेन, नर्वस टिश्यू में मेम्ब्रेन पे एक्सप्रेस होता है, ओके। और इनका फंक्शन है कि ये मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। कभी क्या हुआ, नॉर्मल प्रोटीन में म्यूटेशन हो गया, ये इनफोल्डेड हो गई, तो ये अल्फा हेलिकल प्रोटीन बीटा प्लीटेड शीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हेलिकल है तो वो मेम्ब्रेन में रहेगा, लेकिन बीटा बनते ही वो मेम्ब्रेन से खिसक के अंदर आ गया, और जब ये मेम्ब्रेन के अंदर आ गया तो नर्व सेल में जब ये डिपॉजिट हुआ, और डिपॉजिट हुआ तो ये बिल्कुल एबनॉर्मल स्ट्रक्चर बन गया। माइक्रोग्लियल सेल इसको देखा नहीं कि इसको खाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये प्रोटीन बीटा एमिलॉइड प्रोटीन होते हैं, और ये आप कह लीजिए कि प्रोटीएट रेजिस्टेंट प्रोटीन होते हैं, ठीक। और जब ये इसको खाना स्टार्ट कर दिया तो न्यूरो डिजनरेशन होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब ये कुछ डिजीज कॉज करते हैं, डिजीज देख लेते हैं। आपको पता है कि जो डिजीजेस हैं, डिजीजेस है ना, डिजीज, ये जनरली बस एनिमल, और मतलब एनिमल में ही डिजीज कॉज करते हैं। तो पहले हम कुछ एनिमल डिजीज बता देते हैं, कुछ एनिमल डिजीज बता देते हैं, कुछ एनिमल डिजीज। तो पहला डिजीज तो आपको पता है, स्क्रैपी डिजीज, स्क्रैपी डिजीज। स्क्रैपी डिजीज में भेड़ों में होता है ये, मतलब शीप और गोट में होता है, भेड़ बकरियों में होता है। उनके जो स्किन है ना बिल्कुल खाली होने लग जाते हैं, और काफी पतली दुबली पतली होने लग जाती है, ठीक है, स्क्रैपी डिजीज। दूसरा क्या है? दूसरा आपने कभी नाम सुना होगा, बॉइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसिफेलोपैथी। एनसिफेलोपैथी मतलब BSE या मैड काउ डिजीज, मैड काउ डिजीज, मैड काउ डिजीज। इसमें जो कैटल्स होते हैं ना, उनके जो ब्रेन होते हैं वो स्पंज के जैसे हो जाते हैं, पोरस हो जाते हैं बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि सेल्स गायब हो रही है ना भाई, वहां से सेल्स, न्यूरो डिजनरेशन हो रहा है, तो बिल्कुल कैसे हो जाते हैं, ब्रेन बिल्कुल पोरस हो जाता है, स्पंज के जैसा, ब्रेन पोरस, पोरस लाइक स्पंज, स्पंज के जैसा हो जाता है। और इसी का एक एनालॉगस डिजीज ह्यूमन में भी होता है, ह्यूमन में भी बिल्कुल सेम यही सिम्टम वाला डिजीज होता है, जिसको CZD कहते हैं, क्रूजफेल्ड जैकब डिजीज, ठीक है, क्रूजफेल्ड जैकब डिजीज अभी हम आपको बता रहे हैं। अब हम ह्यूमन के डिजीज को बात बता दें, ह्यूमन डिजीज, ह्यूमन डिजीज, ह्यूमन में जो डिजीज होता है, पहले कुरु डिजीज, जिसको लाफिंग डेथ कहते हैं, ये न्यू गिनी में ऑब्जर्व किया गया था, ठीक है, न्यू गिनी में। और आप कह सकते हैं कि वहाँ, यहाँ के जो जिनमें ये डिसऑर्डर होता है कुरु डिजीज, उनमें लोग क्या करने लग जाते हैं,
ये बिल्कुल आप कह लीजिए कि कैनाबेलिज्म शो करने लग जाते हैं। कैनाबेलिज्म शो करने लग जाते हैं। आपको पता है कैनाबेलिज्म का मतलब क्या होता है? अपनी स्पीसीज को खाना, मतलब जो डेड बॉडी होती है ना उसको वो खाना शुरू कर देते हैं और हंसते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, और उनकी डेथ भी हो जाती है। तो क्रू डिजीज में कैनाबेलिज्म शो करते हैं, लॉफिंग डेथ कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? लॉफिंग डेथ। इसके बाद ह्यूमन में अल्जाइमर डिजीज, अल्जाइमर डिजीज। तीसरा फेटल फेमिलियल इंसोमनिया, इंसोमनिया, FFI। पूरी फैमिली मतलब इंसोमनिया से ग्रसित हो जाती है। फेमिलियल मतलब ऐसे जो जनरेशन है, ठीक। इसके अलावा क्रूजफेल्च जैकब डिजीज। क्रूजफेल्च जैकब डिजीज का मतलब ये है कि ये लाइक बोआइन स्पंजीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, ठीक है, बोआइन स्पंजीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी। तो ये सब डिसऑर्डर आई होप कि आपको एकदम अच्छे से देखिए। कहीं कोई प्लांट डिजीज कॉज हुआ क्या? कहीं प्लांट डिजीज कॉज हुआ नहीं ना। तो ये पूरा का पूरा है प्रियॉन्स की कहानी। आई होप कि आप इसको भूलेंगे नहीं। और प्रियॉन्स में आप ये जरूर याद रखना कि जो प्रियॉन प्रोटीन होती है, प्रियॉन प्रोटीन, ये जो प्रियॉन प्रोटीन है ना बीटा, इसमें लगभग 253 एमिनो एसिड होते हैं। कितने? 253 एमिनो एसिड। इस प्रोटीन में 253 एमिनो, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड काफी स्लो होता है, तो इसलिए इसको स्लो वायरस भी कहते हैं। प्रूजिनर ने बता भी दिया, प्रूजिनर ने इसको डिस्कवर किया था और प्रूजिनर को नोबेल प्राइज मिला था इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। आज की जो हमने पूरी क्लास ली उसमें 2 लोगों को नोबेल प्राइज दिलवाया हमने। किसको किसको? स्टैनले को और प्रूजिनर को। अब ये नोबेल प्राइज आपने भी लेना है, ठीक है, आपको भी लेना है। अब आपको कि अरे इतना बड़ी बात बोल दी मैम ने। भाई नोबेल प्राइज लेने वाले लोग भी होमोसेपियंस थे। उनकी भी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी? 1430 थी, ठीक है। आपकी भी 1400 है, आप भी होमोसेपियंस हो, आपको भी मिल सकता है, ठीक है। ओके, डन। किसी को कोई संदेह? तो आज हमने जो भी चीजें पढ़ाई आपको, हमने पूरा वायरसेस का नोमेनक्लेचर, उसके बाद हमने आपको बैक्टीरियोफेज वायरस के बारे में, टी इवन टी ऑड, ठीक है, और इसके बाद हमने आपको लाइटिक लाइसोजेनिक साइकिल, बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर, हमने टीएमवी का स्ट्रक्चर, ठीक है, हमने जो है पूरा हम लोगों ने प्रियॉन्स के बारे में, विरॉइड, विरिसॉइड, विरियॉन, है ना, सब के बारे में पढ़ा। क्लियर हो गया सबको? ओके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना। और फिर अब जिन लोगों को भी आप लोग क्रैश इसमें सुप्रीम बैच में इंटरेस्टेड हैं, आप एडमिशन चल रहा है, आप ले सकते हैं। बस केवल आप अपनी नॉलेज को नहीं, आप अपनी हर एक मतलब पढ़ने से लेके पढ़ाने तक की के जो आप कह सकते हैं कि क्या स्ट्रेटजी होती है, कैसे नोट्स बनाते हैं, कैसे मेंस राइटिंग करते हैं, कैसे हर एक चीज़ ऑब्जेक्टिव से लेके सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन तक आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सुप्रीम बैच आपका 4000 का पैक है, जिसमें लगभग आपको 18 महीने का कोर्स है, ताकि आप पूरी बायोलॉजी को एकदम जुबान पे रट लें और किसी भी तरीके की कोई समस्या आपको ना हो आने वाले समय में बायोलॉजी से रिलेटेड, ठीक। चलें फिर हम एक बार अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट में। फीडबैक कभी मांगते नहीं हैं, एक बार अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। बाकी
इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक, ओके।